Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की क्लास का टॉपिक है डिडक्शंस का पार्ट 1, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। आज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये पॉइंट कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। अगर 80C का अच्छे से यूज़ किया जाए, बेनिफिट इसका प्रॉपरली लिया जाए, तो इससे आप अपना इनकम टैक्स एक अच्छे लेवल तक बचा सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे और ना लगे या कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके रिव्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिडक्शंस क्या होती है। देखिए, अगर आसान भाषा में समझें तो डिडक्शन को कहते हैं कटौती। कटौती मतलब कम करना। तो डिडक्शंस क्या है, ये आपकी ग्रोस टोटल इनकम को कम कर देती है। डिडक्शंस को ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस किया जाता है, जिससे आपकी टोटल इनकम आती है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो जो डिडक्शंस है, अगर उनको यूज़ किया जाए और उनको ग्रोस टोटल इनकम में से कम किया जाता है, तो आपकी नेट टोटल इनकम निकल के आती है। तो आपकी टोटल इनकम कम हो गई, जिससे कि आपका जो इनकम टैक्स है वो कम हो जाता है। तो डिडक्शंस का मतलब है कि पॉइंट्स का यूज़ करके और उनका बेनिफिट लेके ग्रोस टोटल इनकम को कम करना और उससे इनकम टैक्स को कम करना। 80C में जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है वो है 1,50,000 की प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर वो ईयर जिसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट्स करते हैं, जिसमें आप इनकम अर्न करते हैं। इसको हमने डिटेल में एक पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो 80C में मैक्सिमम अलाउड कितना है, 1,50,000। ये जो 80C की डिडक्शन है, ये इंडिविजुअल को और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सिर्फ इन्हें अलाउड है। और ये डिडक्शन किस रूप में मिलती है, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, पेमेंट करते हैं स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग नेचर की, जिन्हें ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट कहा जाता है। तो जो ये 1,50,000 की अमाउंट है ना, इसे ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट कहा जाता है, जिसमें काफ़ी पॉइंट्स है जो अंडर 80C आते हैं, जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये कौन करता है डिपॉजिट्स वगैरह, टैक्स पेयर, और कब करता है, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जो 80C की डिडक्शन है वो उसे अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए मिलती है। मतलब अगर कोई भी डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, पेमेंट वो अपने बिहाफ पर, अपने बच्चों के बिहाफ पर या अपने स्पाउस के बिहाफ पर करता है, तो उसकी डिडक्शन 80C में वो क्लेम कर सकता है। बच्चे जो हैं वो माइनर, मेजर, मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बेटा बेटी कोई भी हो सकता है। ठीक है, चाइल्ड के लिए ये डिडक्शन अलाउड है। तो सबसे पहले है यूलिप 1971, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है तो 80C की डिडक्शन के लिए ये अलाउड है। अगर LIC म्यूचुअल फंड का यूलिप खरीदा हुआ है तो भी ये अलाउड है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम पे किया है तो ये भी आपका 80C में अलाउड है। अब प्रीमियम की लिमिट है वो अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसमें लाइफ पॉलिसी भी कवर्ड है और इंडोमेंट पॉलिसी भी, दोनों में फ़र्क है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, ये होती है कि जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो एक प्री फिक्स्ड अमाउंट होती है वो उसके नॉमिनी या लीगल एयर्स को मिल जाती है। लेकिन जो इंडोमेंट पॉलिसी होती है वो लाइफ पॉलिसी तो होती ही है, प्लस में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी होती है। कैसे, अगर तो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो एक फ़िक्स अमाउंट उसके लीगल एयर्स को या नॉमिनी को मिल जाती है, और अगर इंडिविजुअल अलाइव होता है तो एक प्री फिक्स्ड अमाउंट मेच्योरिटी होने पर पॉलिसी की तो उसको खुद को मिल जाती है। तो इसमें दोनों में से किसी भी केस में प्रीमियम पे किया हो तो वो 80C में अलाउड है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम में भी पैसा डाला है, वो भी 80C में अलाउड है। अब प्रीमियम पे की अगर लिमिट की बात करते हैं तो उसमें
इन बातों को ध्यान में रखना है कि अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले खरीदी गई है तो प्रीमियम कितना मैक्सिमम अलाउड है, एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड का 20%। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको सिर्फ एग्जाम्पल की तरह ही देखिएगा कि मान लीजिए जो पॉलिसी उसने खरीदी और प्रीमियम पे किया 15,100 रुपया एनुअली वो पे करता है, और जो कैपिटल सम एश्योर्ड है वो 75,000 रुपये का है। तो 75,000 रुपये का उसको मैक्सिमम कितना अलाउड है, 20%, तो 15,000। और उसने प्रीमियम कितना पे किया, 15,100, तो वो डिडक्शन कितने की ले सकता है, 15,000 की ले सकता है, 15,100 की वो डिडक्शन नहीं ले सकता है। इसी तरह से पॉलिसी अगर 1/4/12 से 31/3/13 के बीच में खरीदी गई है तो 10% अलाउड है। अगर 31/3/13 के बाद खरीदी गई है तो उस केस में अगर वो ऐसे व्यक्ति की लाइफ के लिए खरीदी गई है, वो प्रीमियम ऐसी लाइफ इंश्योरेंस के लिए खरीदा गया है जिसकी डिसेबिलिटी सेक्शन 80U में आती है, या वो पर्सन ऐसी डिसीज से सफ़र कर रहा है जो 80 DDB में अलाउड है, तो 15% तक अलाउड है। बाकी केसेस में 10% अलाउड है। ठीक है, प्रीमियम है जो प्रीमियम भी अलाउड है 80C में, और प्रीमियम की इन पॉइंट्स को थोड़ा सा कंसीडर कर लेना। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इस पर हमें डिटेल में आपको समझाने के लिए इसके ऊपर 3 वीडियो बनाकर डाली हुई है, प्लेलिस्ट में आप उन्हें देख सकते हैं। ये 15 साल का इसका मेच्योरिटी होती है। तो अगर आपने इसमें पैसा डिपॉजिट कराया है प्रीवियस ईयर में तो आपको 80C में इसका डिडक्शन मिल जाता है। और जो ये डिपॉजिट है इसमें रिपेमेंट ऑफ लोन को कंसीडर नहीं करना है। रिपेमेंट ऑफ लोन एक अलग पॉइंट है, इसमें सिर्फ डिपॉजिट जो आपने कंट्रीब्यूशन के लिए कराया है उसको ही 80C में डिडक्शन के लिए कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंडर आता है, वो भी आपका 80C की डिडक्शन के लिए कंसीडर किया जाता है। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन भी, और अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो भी 80C में आता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसे भी हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कवर किया है। इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंडिविजुअल ने अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए या ऐसे गर्ल चाइल्ड के लिए जिसका वो लीगल गार्डियन है उसके लिए कोई भी अमाउंट अगर प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट करवाया है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, वो 80C में डिडक्शन में अलाउड है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के 8th इशू को अगर उसने ख़रीदा हुआ है, मतलब ख़रीदा है प्रीवियस ईयर में, जो गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट 1958-9 के अंडर आते हैं, तो वो भी डिडक्शन में अलाउड है। इसमें वो एक्रूड इंटरेस्ट भी आता है, जो ये माना जाता है कि एक्रू जो इंटरेस्ट हो रहा है वो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सिर्फ लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि लास्ट ईयर में तो सेविंग सर्टिफिकेट्स मेच्योर ही हो जाते हैं, तो इसमें जो सब्सक्रिप्शन की जाती है वो भी आपका 80C डिडक्शन में आ जाता है। LIC के अप्रूव्ड एन्यूटी प्लान में जो कंट्रीब्यूशन किया है, जिसमें न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन अक्षय धारा 1, अक्षय 1, 2, 3 ये सब, और साथ में ही और इंश्योरर अगर है उनके अप्रूव्ड एन्यूटी प्लान है। अप्रूव्ड और नोटिफाइड प्लान वो होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव या नोटिफाई करती है ऑफिशियल गजट में। ठीक है, उनमें कौन से आ जाते हैं, टाटा AIG इजी रिटायरमेंट एन्यूटी प्लान है, या इमीडिएट एन्यूटी प्लान ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। इनमें अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं एन्यूटी प्लान में, वो भी आपके 80C में कंसीडर कर लिए जाते हैं एज ए डिडक्शन। अब आ जाती है बात बच्चे की ट्यूशन फ़ी की। ये डिडक्शन एक अच्छी डिडक्शन है, और इसकी नॉलेज ना होने की वजह से कई बार हम इसका बेनिफिट ले भी नहीं पाते हैं, क्योंकि देखो बच्चे हैं, स्कूल सबके बच्चे जाते हैं और उनकी एजुकेशन पे खर्चा सबका ही होता है। तो ये एक अच्छी डिडक्शन है। इसमें क्या है, ये 2 बच्चों तक अलाउड है, और इसमें जो आप फुल टाइम एजुकेशन बच्चे को दिलवाते हो, इसमें डेवलपमेंट फ़ीस और डोनेशन नहीं आती है। और इंडिविजुअल के जो बच्चे हैं, मैक्सिमम 2 बच्चों तक अलाउड है फुल टाइम एजुकेशन के लिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन या किसी टाइम पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इवन प्ले वे में भी।
जो ट्यूशन फ़ी दी जाती है वो एटीसी में डिडक्शन के लिए अलाउड है। ठीक है, तो इस पॉइंट को कंसीडर करें और इसका बेनिफिट ज़रूर से ज़रूर लें। अब बात आ जाती है घर बनाने की या ख़रीदने की। इसके लिए लोन लिया, लोन लेने के बाद जब उनको रिपेमेंट करते हैं, रिपेमेंट के टाइम पे जो ईएमआई पे करते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में ईएमआई जितना भी पे किया जाता है वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाता है। ईएमआई गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, एलआईसी को, नेशनल हाउसिंग बैंक को, जिसको भी आप ईएमआई पे कर रहे हैं, या हाउसिंग बोर्ड को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो आपको जो ईएमआई की अमाउंट है मैक्सिमम 1.5 लाख तक एज अ डिडक्शन मिल जाती है। तो इसमें दो बेनिफिट हो गए, एक तो आपको घर की किस्त जमा हो गई, दूसरी और आपका टैक्स भी बच गया। देखिए जितना ज़्यादा कई बार टैक्स होता है ना, जितनी ज़्यादा आपकी 30% टैक्स की डिडक्शन में आ रहे हैं, आप 30% की लिमिट में है, 20% की लिमिट में है, तो आप सोच के देखो कि अगर आपको 1.5 लाख का बेनिफिट भी होता है तो आपका, अगर आप 30 में हैं तो आपका 45,000 का टैक्स बच गया, आप 20 की स्लैब में है तो 30,000 का आपका टैक्स बच गया। ठीक है। और तो कई बार तो क्या है, 5 लाख से ऊपर की इनकम होने के कारण आपका टैक्स लगता है 5 लाख से ऊपर होने पर। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से आपका जो है अमाउंट है इनकम, वो आपकी 5 लाख से कम हो जाती है और आपका टैक्स नील हो जाता है। तो बेनिफिट काफ़ी है सेक्शन 80C की जो डिडक्शंस है, बस इनको पहचानने और इनका बेनिफिट लेने की बात है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, SCSS। अभी हाल में ही हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर डाले हैं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम अच्छा स्कीम है, अच्छा रेट है, और इसमें क्वार्टरली इनकम वगैरह सब मिलता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है स्पेशली। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें अगर आप पैसा डालते हो वो भी आपका ATC में एज ए डिडक्शन अलाउड है। पोस्ट ऑफिस के 5 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम में अगर पैसा डिपॉजिट करते हो ATC में बेनिफिट मिलता है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने NPS के टायर 2 अकाउंट में कम से कम 3 साल के लिए पैसा डालता है तो वो भी ATC में अलाउड है। अगर शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, उसमें 5 साल के लिए जो टर्म डिपॉजिट्स, इनको टैक्स सेवर FDs कहा जाता है, इनमें जब इन्वेस्टमेंट की जाती है ये भी ATC में अलाउड हो जाते हैं। पब्लिक कंपनी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर को देखना है, इनके अगर अप्रूव्ड इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स खरीदे जाएं तो ये भी ATC में अलाउड है। नेशनल हाउसिंग बैंक के नोटिफाइड होम लोन अकाउंट स्कीम में अगर कंट्रीब्यूशन किया जाए और एक्रूड इंटरेस्ट भी इसमें कवर किया जाता है तो ये ATC में कंसीडर किए जाते हैं। इसके साथ साथ नेशनल हाउसिंग बैंक के अगर नोटिफाइड पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो भी 87 में कंसीडर किया जाता है। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की ऐसी स्कीम में पैसा लगाते हैं जो कि इंडिया में रेजिडेंशियल हाउसेस को परचेज या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है तो उसमें भी आपको ATC का डिडक्शन मिल जाता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में भी आपको ATC का डिडक्शन है। अगर नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्यूटी क्या होती है, जो आपको एक फ़िक्स अमाउंट फ़िक्स पीरियड के बाद देती है, उसे एन्यूटी कहा जाता है, या रेगुलर भी ये प्रोवाइड करा देती है। तो इसके लिए जो प्रीमियम पे किया जाता है ये भी ATC में अलाउड है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से अमाउंट डिडक्ट होती है उसकी डेफर्ड एन्यूटी को सिक्योर करने के लिए, जो कि मैक्सिमम सैलरी का 20% हो सकती है, वो भी ATC में अलाउड है। UTI और म्यूचुअल फंड की नोटिफाइड यूनिट्स अगर आप खरीदते हैं तो वो ATC में कंसीडर की जाती है। इसी तरह से अगर न्यू पेंशन फंड खरीदते हैं वो भी कंसीडर किया जाता है। नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008 में अगर कंट्रीब्यूट करते हैं ATC में अलाउड है। नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड्स खरीदते हैं तो इसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए ATC में काफ़ी सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया गया है। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि कभी अगर आप इनमें पैसे लगाते हैं तो आपको ATC में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर देखें तो PPF, ठीक है,
SCSS सुकन्या समृद्धि, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ट्यूशन फीस बच्चों की, FDs जो टैक्स सेवर FD होती हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर टाइम डिपॉजिट स्कीम, टायर 2 में NPS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। मेनली अगर इनमें पैसा लगा हो तो आपका ये मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके आगे आते हैं और इसका आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। 1.5 लाख का अमाउंट हर बंदे की स्लैब के अकॉर्डिंग उसके लिए अलग अलग मायने रखता है। तो अब यहाँ पे देखें तो डिडक्शन जो है, डिडक्शन से हमें क्या समझ आया? डिडक्शन से हमें ये समझ आया कि जो ये डिडक्शंस है, एक तरफ तो हमारी सेविंग को एनकरेज करती है, हम सेव करते हैं, सेव करने के साथ साथ दूसरी तरफ हम पैसा भी बचाते हैं, इनकम टैक्स बचता है, तो जो अमाउंट बचता है वो भी हम सेव करते हैं, तो डबल सेविंग का पॉइंट है। एक तो ये टैक्स पेयर अपने एसेंशियल खर्चों को पूरा कर सकता है, इनकम टैक्स को कम कर सकता है और इसके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं। डिडक्शंस को प्रॉपर्ली समझ के उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना चाहिए। 80C का डिडक्शन हमने पढ़ा है। 80C से लेके GGC तक ये ऐसी डिडक्शन है जो कि इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट से रिलेटेड है, कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या पे करते हैं किसी स्पेशल बेनिफिट के लिए, तो उसका डिडक्शन का बेनिफिट आपको तब मिलता है। 80IA और 80U तक के ऐसे खर्चे हैं जो आपकी इनकम से रिलेटेड है। ये सब आगे आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीटली कवर करेंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। मैं फिर से कहूँगी कि अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, नहीं आई है, जो भी है, आप काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगर कुछ भी चेंज करना है, पढ़ाने के तरीके में फ़र्क करना है, तो हम अकॉर्डिंगली कर सकें। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो होगा डिडक्शंस का पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।